हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। अभी तक हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जाना है। और आज जो टॉपिक है वो है गुप्त वंश के ही एक शासक हैं, वो है कुमारगुप्त। आज हम लोग कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुमारगुप्त के बारे में, है ना। ये क्लासें मोस्टली आप लोगों के लिए आरओ और पीसीएस के लिए चलाई जा रही है, पीसीएस प्री के लिए। तो आप लोग इन क्लासों को देखिए और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। आप लोगों को बहुत ही आसानी से पीवाईक्यू सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग जो टॉपिक है अपना वो है कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त कुमारगुप्त का दूसरा जो नाम था वो है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य महेंद्रादित्य ये कुमारगुप्त का नाम है ना। तो कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी अभी हम लोगों ने कल जब बात की है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, तो उसको जब वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो भाई शासक बना था, जिसने शकों को शांति स्थापित करने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप देना चाहता था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या कर दी और शकों को भी पराजित किया और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। तो वही ध्रुव देवी जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बनी तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वो है कुमारगुप्त। तो इसकी माता का क्या नाम है? इसकी माता ध्रुव देवी, इनकी माता का नाम है ध्रुव देवी, है ना। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। कहते हैं इसके काल में बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में, ये अभिलेखों का काल था। इसके काल में कुल 18 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, कुल 18 अभिलेखों की 18 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। 18 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। इसके काल में बहुत ही बड़ी संख्या में मुद्राओं की भी प्राप्ति हुई है। एक बयाना मृदभांड है। बयाना मृदभांड में ये बहुत 623 मुद्राएं पाई गई हैं। तो ये बयाना मृदभांड कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ? तो ये भरतपुर नामक स्थान पर है ना। ये जो बयाना मृदभांड है, बयाना मृदभांड यहाँ पर 623 मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। और ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? तो ये भरतपुर नामक स्थान पर 623 मुद्राओं का ढेर पाया गया है। ठीक है, 623 मुद्राओं का ढेर कहां पर पाया गया है? तो ये बयाना मृदभांड में पाया गया। और बयाना मृदभांड कहाँ है? तो वो राजस्थान के भरतपुर जिले में है, स्थित है ना। राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहते हैं यहाँ पर इसने एक मुद्रा चलाई थी। इसने जो है मयूर की मुद्रा चलाई थी। मयूर मुद्रा इसको कहा जाता है। तो इसने मयूर मुद्रा चलाई थी। इसने मयूर प्रकार की मुद्रा चलाई थी। इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। तो इसने अश्वमेघ प्रकार की भी मुद्रा चलाई है। अश्वमेघ प्रकार की
की भी मुद्राएं चलाई थी। और जो पिछले राजाओं ने चलाई थी, जो पिछले सम्राटों की मुद्राएं चल रही थी अश्वरोही, और इसके काल में भी वही मुद्राएं चल रही थी, अश्वरोही प्रकार की मुद्रा, धनुर्धारी, गजारोही, तो ये सारी मुद्राएं चल रही थी। पर इसने जो मेन मुद्रा थी वो मयूर प्रकार की मुद्रा के बारे में बात हो रही है। तो मयूर प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? तो मयूर प्रकार की मुद्रा जो है वो कुमार गुप्त ने चलाई थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मयूर प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी, तो वो कुमार गुप्त ने चलाई थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने चलाई थी। आगे बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना भी कुमार गुप्त ने ही की थी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कुमार गुप्त ने ही की थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहा जाता है कि इसके काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, और जब इसके काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ तो इसने कुमार गुप्त ने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को बुलाया और पुष्यमित्रों से युद्ध करने के लिए उसको भेजा। तो जब स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों से युद्ध करने के लिए गया तो उसने स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। तो इसका उल्लेख किस अभिलेख में दिया गया है? तो इसका उल्लेख दिया गया है भीतरी अभिलेख में। कहाँ दिया गया है? भीतरी अभिलेख में। भीतरी अभिलेख में किससे युद्ध करने का? तो पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख किस अभिलेख में दिया गया है? तो पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख जो है भीतरी अभिलेख में दिया गया। और किसने पराजित किया था पुष्यमित्रों को? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। और किसके शासनकाल में इसके पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में। किसके? कुमार गुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। और किसने पराजित किया? तो कुमार गुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। इसका उल्लेख किस अभिलेख में दिया गया है? तो भीतरी अभिलेख में पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख भीतरी अभिलेख में प्राप्त होता है। इसके काल में कुछ अभिलेख थे, महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण इसके काल को तो अभिलेखों का काल कहा ही जाता है। सबसे ज्यादा अभिलेख इसके काल में, गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के काल में स्थापित करवाए गए थे। तो मेन अभिलेखों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो अभिलेख है वो है विल्सड का अभिलेख। विल्सड का अभिलेख ये कहाँ है? ये है आपके एटा जिले में। एटा जिला कहाँ है? आपके यूपी में है। एटा जिला यूपी में है। इसलिए चर्चा में क्यों है? इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि ये कुमार गुप्त का पहला अभिलेख था। कुमार गुप्त का पहला अभिलेख था। तो कुमार गुप्त का पहला अभिलेख कौन है? कुमार गुप्त का पहला अभिलेख है विल्सड का अभिलेख। और ये कहाँ स्थित है? तो ये एटा जिले में स्थित है। और एटा जिले में कहाँ स्थित है? तो एटा जिले में यूपी में स्थित है। एटा जिले में यूपी में स्थित है। ठीक है, यूपी में स्थित है। अगला जो अभिलेख है गढ़वा के दो अभिलेख। गढ़वा के दो अभिलेख। गढ़वा के दो अभिलेखों के बारे में बात हुई है। तो ये गढ़वा का अभिलेख पहली बात तो है कहाँ? तो ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद या आप मान लीजिए प्रयागराज में कहाँ है? तो ये प्रयागराज में करछना नामक स्थान पर है। करछना नामक स्थान पर है। इसमें परम भागवत यहां पे लिखते हैं। इसमें
इसमें परम भागवत जो गुप्त वंशों की, गुप्त सम्राटों की ये उपाधियां हैं, ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। परम भागवत भी उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, जो इनके राजाओं की बहुत ही प्रिय उपाधियां होती थी, राजा इसे धारण करते थे। तो ये परम भागवत उपाधि गढ़वा के अभिलेखों में उत्कीर्ण की गई है, परम भागवत उसमें लिखा गया। और गढ़वा का अभिलेख है कहाँ? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। और ये प्रयागराज में कहाँ है? तो ये प्रयागराज में करछना में स्थित है। अगला है उदयगिरी। उदयगिरी का अभिलेख। उदयगिरी का अभिलेख ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ये जैन अभिलेख था। ये कौन सा अभिलेख था? ये जैन अभिलेख था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये उदयगिरी अभिलेख कैसा अभिलेख था? तो उदयगिरी अभिलेख एक जैन अभिलेख था। उदयगिरी अभिलेख एक जैन अभिलेख था। अब इसके ताम्रपत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। ताम्रपत्र के बारे में सबसे पहला जो ताम्रपत्र होता है उसको कहते हैं धनदेह ताम्रपत्र। ताम्रपत्र पहला है धनदेह। धनदेह का ताम्रपत्र ये कहाँ है? तो ये बंगाल। अब वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में है बांग्लादेश में। वर्तमान में ये इस टाइम पे कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इसमें ब्राह्मणों को दान दिए जाने का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? धनदेह अभिलेख में है। ब्राह्मणों को दान देने का जो अभिलेख है, तो वो दान देने का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है आपके? तो वो धनदेह के अभिलेख में मिलता है। अगला है बैग्राम का ताम्रपत्र। बैग्राम का ताम्रपत्र इसमें भी, ये भी कहाँ है आपका? तो ये भी बांग्लादेश में है। ये भी बांग्लादेश में है वर्तमान में। और ये भी दान की वजह से ही जाना जाता है। इसमें भी दान दिया गया था, ब्राह्मणों को दान दिया गया था। ठीक है, किसको? ब्राह्मणों को दान दिया गया था। तो ये अभिलेख भी बैग्राम का अभिलेख है। इसमें भी दान दिया गया था, ऐसा ही विवरण है। और ये कहाँ पर है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है ना, बांग्लादेश में स्थित है। चलिए आगे जो अगला शासक आता है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग बात करें तो ये बहुत ही महान सैन्य नायक था, बहुत ही अच्छा सेना नायक था। और ये बहुत अच्छा प्रशासक भी था, बहुत ही अच्छा प्रशासक था। कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये बहुत ही अच्छा एक प्रशासक था और बहुत अच्छा सेना नायक था, है ना, स्कंदगुप्त। इसके समय में किसका आक्रमण हुआ था? इसके समय में इस हूणों का आक्रमण हुआ था। और सब हूण कहाँ से आए थे? तो हूण मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले हूणों में से किसने आक्रमण किया था? तो सबसे पहले खुशनवाज ने आक्रमण किया था। हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। ये कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहला आक्रमणकारी हूणों में कौन है? तो वो है खुशनवाज। सबसे पहला आक्रमणकारी कौन है? तो वो है खुशनवाज। खुशनवाज आक्रमणकारी है। कहाँ का? जो है स्कंदगुप्त के काल में हूणों का जो सबसे पहला आक्रमणकारी है वो है खुशनवाज। खुशनवाज ने आक्रमण किया। और फिर जो इसके बाद अगला शासक आया वो है तोरमाड़। जो अगला शासक था उसने, वो कौन है? तोरमाड़ आया। अगला शासक कौन है? तोरमाड़। ये जो है हूणों का एक वंशज ही था। खुशनवाज के बाद तोरमाड़ आया। और इसने क्या किया? इसने जो है चंद्रभागा नदी पर क्या किया? चंद्रभागा नदी के किनारे
नदी के किनारे पवैया नामक स्थान पर, पवैया नामक स्थान पर क्या किया था, इसने अपना शासन स्थापित किया था, इसने अपना अधिग्रहण किया था। कहां पर? चंद्रभागा नदी के पवैया नामक स्थान पर इसने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, स्थापित किया था। अगला जो शासक है वो है आपका मिहिर कुल है। अगला शासक मिहिर कुल, अगला जो शासक है वो है मिहिर कुल। और इसने क्या किया था, इसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई और वहीं पर इसने अपने शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने? मिहिर कुल ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी और वहीं से अपने शासन की शुरुआत कर दी थी। तो स्कंदगुप्त के टाइम में हुड़ों ने आक्रमण किया और ये मध्य एशिया से हुड़ आए थे। सबसे पहला जो आक्रमण था वो खुशनवाज का था। खुशनवाज के बाद तोरमार ने आक्रमण किया हुड़ों में और तोरमार ने क्या किया, चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नामक स्थान पर अपने शासन की नींव रखी, शासन स्थापित किया। फिर उसके बाद मिहिर कुल आया, उसी का वंशज था और उसने क्या किया, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था, तोरमार ने तो चंद्रभागा नदी पर शासन स्थापित किया था, लेकिन जब मिहिर कुल आया तो उसने क्या किया था, अपनी एक राजधानी बनाया, अपने राज्य का एक केंद्र बनाया, अपने राज्य को एक मजबूती दी और अपने राज्य को एक स्तंभ दिया। किसने? मिहिर कुल ने, है ना, मिहिर कुल ने। आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में एक राज्यपाल नियुक्त किया था और जिसको क्या कहा जाता है, वो पर्णदत्त था। कहां पर? सौराष्ट्र प्रांत में राज्यपाल किसको बनाया था? तो इसने राज्यपाल किसको बनाया था? इसने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को बनाया था। किसको? पर्णदत्त को। और फिर क्या किया इसने? गिरिराज के शासक चक्रपालित, गिरिराज के शासक चक्रपालित थे। चक्रपालित को सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने के लिए भेजा था, है ना। पुनर्निर्माण करने का कार्य सौंपा था किसको? इसने चक्रपालित को सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने के लिए इनको इनके हाथ में कार्य सौंपा था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने का चक्रपालित को किसने? तो स्कंदगुप्त ने। किसने सौंपा था? तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था? चक्रपालित को, जो गिरिराज के शासक थे, उनको क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने का कार्य किसको सौंपा था? तो वो चक्रपालित को सौंपा था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो बस अब ये स्कंदगुप्त का ये खत्म ही होने वाला है शासनकाल। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अभिलेखों में सबसे पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी में ये जो है विवरण दिया गया है कि चक्रपालित को स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करने के लिए सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण करने के लिए चक्रपालित को कार्य सौंपा था। इसी में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का जो है पूरा विवरण इसमें दिया गया है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में।
सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण किसमें दिया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। ये अभिलेख है कहाँ? तो ये अभिलेख है सौराष्ट्र प्रांत में। ये अभिलेख कहाँ पर है? तो सौराष्ट्र प्रांत में है जूनागढ़ अभिलेख, और इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण दिया गया है। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और किसको कार्य सौंपा था? तो वो चक्रपालित, गिरनार के शासक चक्रपालित को कार्य सौंपा था। ये कहाँ है जूनागढ़ का अभिलेख? तो ये है आपके सौराष्ट्र प्रांत में है। कहाँ पर है ये? आपके सौराष्ट्र प्रांत में है ना। अगला है इंदौर। इंदौर का ताम्रपत्र। इंदौर का ताम्रपत्र है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें सूर्य पूजा का विवरण मिलता है। इंदौर का जो ताम्रपत्र है उसमें सूर्य पूजा का विवरण मिलता है। सूर्य पूजा के बारे में बताया गया है। अगला कौन सा है? अगला है भित्री अभिलेख। भित्री अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? भित्री अभिलेख से पहला तो जो कुमारगुप्त के टाइम पे जो पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था उसके बारे में इसी अभिलेख से विवरण मिलता है, इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है। और जो दूसरी बात पता चलती है हुरों के आक्रमण की, तो हुरों के आक्रमण की भी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? तो वो भित्री अभिलेख से ही मिलेगी। पुष्यमित्रों के बारे में और हुरों के आक्रमण के बारे में, हुरों के आक्रमण के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो वो है भित्री अभिलेख। भित्री अभिलेख ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से? हुरों और पुष्यमित्रों की दृष्टि से है। अच्छा, ये भित्री अभिलेख है कहाँ? तो ये भित्री अभिलेख जो है ये गाजीपुर में है। ये गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है? तो गाजीपुर है आपका यूपी में। गाजीपुर कहाँ है आपका? यूपी में। भित्री अभिलेख है कहाँ? तो वो गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है? तो वो भित्री अभिलेख में है। और इसमें पुष्यमित्रों और हुरों के बारे में आक्रमण की जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, आक्रमण की हमको जानकारियां मिलती हैं। अगला जो है अभिलेख है वो कहोम अभिलेख है। अगला अभिलेख है वो कहोम अभिलेख है। कौन सा है? कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? इसमें स्कंदगुप्त को शक्रादित्य की उपाधि दी गई थी। शक्रादित्य की उपाधि दी गई थी। शक्रादित्य इसका नाम था। तो इसकी जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है? तो वो मिलती है कहोम अभिलेख से। और कहोम अभिलेख से क्या मिलता है? कहोम अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये इसमें, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जैन धर्म के जो है कुछ संस्थापक के बारे में और जैन महावीर के बारे में, महावीर की मूर्तियां स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर की मूर्ति का उल्लेख भी है और जैन धर्म के कुछ तीर्थंकरों के बारे में जानकारियां हमको यहीं से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? तो कहोम अभिलेख से मिलती हैं। ठीक है, कहोम अभिलेख से मिलती है। कहोम अभिलेख है कहाँ? तो ये गोरखपुर में है। ये गोरखपुर यूपी में है। कहोम अभिलेख कहाँ है? गोरखपुर यूपी में आपका मिलता है। कौन सा अभिलेख? कहोम अभिलेख। गढ़वा अभिलेख, अगला है आपका गढ़वा अभिलेख। ये यूपी में है। कहाँ पर? करछना में है। यूपी के करछना में है। करछना कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में करछना है, वहीं पर है। तो वहीं पर आपका गढ़वा अभिलेख है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कंदगुप्त का
का अंतिम अभिलेख है, स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख है, अंतिम अभिलेख है। कौन सा? स्कंदगुप्त का गढ़वा अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख है। इसके बारे में यही एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्कंदगुप्त के बारे में एक और बात है, इसने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे, इसने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। वृषभ शैली के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे। और मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे? तो मयूर शैली के सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे। कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। अब इनके परवर्ती शासकों के बारे में जान लेते हैं और बस आपका ये खत्म ही हो गया गुप्त वंश। परवर्ती शासक में जो है ये धीरे धीरे गुप्त वंश पतन की ओर जाने लगा और इसको जो है अब गुप्त वंश खत्म ही होने लगा, समझ लीजिए। तो परवर्ती शासक में पहला शासक है पुरगुप्त पहला शासक है। इसने क्या किया? जो जैन धर्म का जो गुप्त वंश का राष्ट्रीय धर्म था, है ना, यूं मान लीजिए राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म। इन्होंने वैष्णव धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने? पुरगुप्त ने। इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो पुरगुप्त ने वैष्णव धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला जो शासक है वो है बुद्धगुप्त। इसने भी क्या किया था? इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। और इसने बौद्ध विहारों में दान भी किया था। ऐसा किसने कहा है? ऐसा ह्वेनसांग ने कहा है कि इसने बौद्ध विहारों में बहुत सारा दान भी दिया था और बौद्ध विहारों में दान भी दिया था और इसने भी क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला है नरसिंह बालादित्य। नरसिंह बालादित्य जो है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हुणों ने आक्रमण किया था इसके काल में, नरसिंह बालादित्य के काल में, तो इसका एक जो है बहुत ही एक सेनापति था जो बहुत ही प्रिय था, यूं समझ लीजिए आप, मित्र ही समझ लीजिए। उसका नाम था गोपराज। तो गोपराज की मृत्यु हो गई थी। कब? जब हुणों से वो युद्ध करने गया था। तो हुणों से युद्ध के टाइम में गोपराज की मृत्यु हो गई थी। तो क्या हुआ था? गोपराज की मृत्यु हो गई थी जब हुणों से युद्ध करते हुए। तो गोपराज की जो पत्नी थी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है अग्नि में जलकर, मतलब इसी के साथ सती हो गई थी गोपराज के साथ। तो सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिलता है वो गुप्त वंश से ही मिलता है ना। गोपराज की पत्नी ने जब गोपराज के साथ अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दिए तो ऐसा कहा जाता है कि सती प्रथा का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। और वो कौन से अभिलेख में विवरण मिलता है? तो वो एरड़ अभिलेख है। 510 ईस्वी में सती प्रथा का जो पहला विवरण मिलता है वो गुप्त वंश से ही मिलता है ना। गुप्त वंश से एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में, इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। पहला साक्ष्य सती प्रथा का नाम से मिलता है। तो वो एरड़ अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। और क्यों मिलता है? क्योंकि बालादित्य के जो मित्र थे गोपराज, उनकी हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? जब वो हुणों से युद्ध कर रहे थे। तो जब उनकी हत्या हो गई तो उन्हीं के साथ अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया था गोपराज की पत्नी ने। तभी से सती प्रथा का पहला विवरण यही से मिलता है, गुप्त वंश के एरड़ अभिलेख से। ठीक है, तो ये आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है। और एक टॉपिक छूट गया कि इसका अंतिम शासक कौन था। अगर ये जाने तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, है ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। तो ये आपका ये जो गुप्त वंश है यहीं पे खत्म होता है और फिर धीरे धीरे उत्तर गुप्त काल आता है, जिसमें छोटे छोटे राज्य आते हैं। पुत्रभूति वंश और पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश, ये सारे छोटे छोटे राज्य आते हैं और अपने राज्य को स्थापित करते हैं। पर ये जो एक महान गुप्त वंश था वो खत्म होकर एक छोटे छोटे राज्यों में बट जाता है। तो उसे वहीं से शुरुआत होती है उत्तर गुप्त वंश की। तो पहले हम लोग गुप्त वंश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में कल बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर गुप्त के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है।